नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों का रुख कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया है, इस बात की जानकारी दी है कि प्रियंका गांधी का दौरा 3 दिवसीय दौरा है और 12 बजे दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर और उसके बाद तमाम सारे नेता उनका स्वागत करेंगे एयरपोर्ट पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे कांग्रेसी नेता और 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी और 3 दिवसीय दौरे पर वहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगी और इसके साथ ही बैठक करेंगी। कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी और मंथन करेंगी। कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर के प्रियंका गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं और इसके साथ ही यूपी के दौरे भी कर रही हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा है। 3 दिवसीय यह दौरा है। कांग्रेस नेताओं संग चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी करेंगी। और खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है और इसके लेकर के सर्विस स्टेशन पर रिचार्ज स्टेशन निर्माण में तेजी किया जाएगा। झांसी के जिलाधिकारी ने सर्विस स्टेशन का निरीक्षण किया और बताया कि 1 सितंबर तक लगभग 25 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात झांसी को मिलेगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 2007 7 करोड़ की लागत से जो बन रही है इलेक्ट्रिक बसेस की जो सब स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसेस की जो फीडिंग स्टेशन, यहाँ पे इनके कार्य से हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए हैं। जिसमें जो हमारा मेन एरिया है, मेंटेनेंस डिपो है और सब स्टेशन की जो भवन है और पंप सेट की है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ज़मीन की लेवलिंग का काम है और उसके साथ साथ कुछ विद्युत का काम बचा है जो जल्दी से जल्दी पूरी करके 31 अगस्त तक डिलीवरी करने के लिए CNDS की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देशित किया था और तत्क्रम में झांसी शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस कम से कम 25 की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा देंगे। ये कोशिश करेंगे हम लोग सितंबर। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई दोपहर शुरू होगी और न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने PM मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना को रोकने के प्रयासों में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है, जिस पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा उसको सरकार सम्मान करेगी। सरकार की तारीफ करी है। दरअसल कोरोना महामारी से जिस ढंग से यूपी गवर्नमेंट ने निपटा है, पूरे देश और दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों के कल्याण के लिए, चाहे कोरोना महामारी हो चाहे डेवलपमेंट के गोल्स अचीव करने हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता PL पुनिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी है और उस नाते एक प्रदेश की प्रभारी होने के नाते वो आती रहती हैं, पहले भी अनेक बार आई हैं, कोई नई बात नहीं है। उनके आने की उत्सुकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इंतज़ार कर रहे हैं। अनेक 3 दिन के दौरे के दौरान अनेक कार्यक्रम हैं, अनेक मीटिंग हैं, पूरे संगठन को नीचे से ऊपर तक जांच परख करके देखेंगे कहाँ कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए उसके लिए निर्देश देंगी। तो इसके ऊपर पार्टी के अंदर की बातें हैं ये
और उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई टीका टिप्पणी करें तो ये दुर्भाग्य है। और उसके अलावा कि कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने उसकी अनुमति नहीं दी है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कि इसके क्या कोरोना के लिए दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है और आज सुनवाई भी है। और सबकी प्रतीक्षा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लिया जाए, कि कोई एक रूपता रखी जाए, ये इतना अनिवार्य है कि चाहे जितना खतरा हो कोरोना का तो भी इसको चालू रखा जाएगा। ये सब विचाराधीन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उनके आदेश की प्रतीक्षा आज सभी को हो। देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ वाराणसी में और उनका संसदीय क्षेत्र भी है और एक संसदीय क्षेत्र होने के नाते उन्हें और ज़्यादा आना चाहिए था। काफ़ी दिनों के बाद उनका आगमन हुआ है और जाहिर है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो सभी मंत्रालयों से संबंधित राज्य सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं होंगी जिनका शिलान्यास होगा, जिनका लोकार्पण होगा, तो वो भी कार्यक्रम रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने योगी सरकार को कि क्लीन चिट दी है, कि तारीफ़ की है कि कोरोना सेकंड वेव के दौरान सरकार ने बहुत शानदार काम किया, बल्कि उल्टा जो सभी लोग जानते हैं, ये जाहिर है कि किस तरह से अव्यवस्था रही, किस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोगों को बेड नहीं मिले, सड़क पर तड़फते तड़फते मरे। तो ये सब प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि ये विजिट उनके संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की अवलोकन और लोकार्पण से कम, बल्कि जो आगे आने वाला चुनाव है प्रदेश में, उसके लिए बिगुल बजाने का काम उन्होंने। बीजेपी नेता तरुण चुग ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार रिमोट से चल रही है, पता नहीं चलता कांग्रेस सरकार चला रही है या उद्धव सरकार। उन्होंने पंजाब के सीएम पर भी बयान दिया है। जनता ने जिनको नकार दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल के हो गए हैं और पंजाब को एनर्जी बनने का काम कांग्रेस उनको दे रही। और पिछली सरकार का वादा, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाया है। 5 साल की सरकार लगभग पूर्ण होने को है। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा कब माफ होगा? कब आटा दाल के साथ चाय पत्ती और चीनी आएगी? कब विधवा और बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी? कब नौजवानों की जेब में मोबाइल आएगा? अब तो जनता नमस्कार करने को तैयार है, सत श्री अकाल करने को तैयार है कि कैप्टन साहब बस, बहुत हो गया, बस। दोनों 7 स्टार कल्चर के आदी हैं, दोनों जमीन से कटे हुए हैं। इसलिए जो कांग्रेस में जाना था वो तो तय ही है, लेकिन उनके जाने को इन दोनों की जोड़ी बनने से और गति मिलेगी। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे ने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, वो ठाकरे साहब का कुनबा अब बिखरता हुआ दिख रहा है। रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाने की आदी रही कांग्रेस, जिन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार को 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से चलाया। अब शरद पवार जी चला रहे हैं या कांग्रेस चला रही है, लेकिन इन दोनों के बयान से ये तय है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। और जब चुनी हुई सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलें तो वो परफॉर्म नहीं करती है। और यहाँ परफॉर्मेंस लेवल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन वितरण के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दी गई है, जबकि बंगाल को अपेक्षाकृत कम वैक्सीन दी गई है। जिस पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, डिस्क्रिमिनेट सप्लाई केंद्र कभी भी अपने तय नहीं किया है। पहले जब केंद्र ने कहा
कि हम सप्लाई करते हैं, तो राज्यों ने कहा कि नहीं, सब कुछ आप ही क्यों करेंगे, मुझे भी अधिकार दीजिए। फिर राज्यों को केंद्र ने अधिकार दे दिया। जब उसमें लोग सक्षम नहीं हो पाए तो फिर लोग चिल्लाने लगे, तो केंद्र ने अपना उनको देने का काम किया। और सबके, अब एक ही स्टेट तो है नहीं, सबको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी की आदत हो चुकी है कि हर चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल की तरह से सेंटर को ब्लेम करना। इस नाते वो कर रही हैं, वह अपना यहाँ न तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल पा रही हैं, न वहाँ की स्थिति संभाल पा रही हैं, तो वो अपने बचाव में वो केंद्र को ब्लेम कर रही हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आने देना चाहिए, फिर क्या डिसीजन आता है उसी के आधार पर ही कोई विचार देना उचित होगा। मैं समझता हूँ कि ठीक। देखिए, हम लोगों ने, चाहे आरएसएस ने, चाहे जनसंघ ने, कभी भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपोज नहीं किया। जबरन नसबंदी को अपोज किया था। जबरन नसबंदी की बात आई थी, तब उन्होंने कहा था भाई जबरन नहीं होना चाहिए, लोगों को समझा बुझा करके होना चाहिए। आज जो उत्तर प्रदेश में यह बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में किसी को जबरन करने की बात नहीं हो रही है। सबको ये कह रही है कि आज की आवश्यकता है, इस आवश्यकता के आधार पर सभी लोगों को आकर के समाज को, सरकार को सहयोग देना चाहिए। कांग्रेस के जो भी लोग कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। इंदिरा गांधी के किस किस नीति को हम सपोर्ट करते? आपातकाल को। कोर्ट के फैसले के बाद भी ज़बरदस्ती उन्होंने अपने को अधिनायकवादी स्थिति में ला दिया, तो ये गलत है। और मुझे लगता है कि इसी अधिनायकवादी स्थिति से कांग्रेस को उभरने की ज़रूरत है। हम लोग तो देखिए, जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो गए, उनका क्षेत्र है, वहाँ अद्भुत विकास उन्होंने किया है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर जगह चर्चा होती है। वहाँ की विकास की उन्होंने साफ कहा कि काशी की विरासत को रखते हुए अद्भुत विकास हुआ है, और ये सही है। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी भरपूर सहयोग रहा है। कोविड के, जहाँ तक कोविड के संदर्भ की बात है, तो कोविड में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे हैं, उनको तो WHO ने भी और सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश की नीति को सराहा है, तो वहाँ काम अच्छा हुआ है, इस नाते प्रधानमंत्री जी ने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी के एक बार फिर से दूषित होने की खबर है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में स्थित यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग तैरते दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ने को लेकर दिल्ली सरकार कई बार चिंता भी जता चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। माना जाता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल पानी से भी नदी में प्रदूषक तत्व का स्तर बढ़ जाता है। नदी के पानी में छोड़े गए केमिकल से नदी का पानी दूषित हो जाता है और जहरीले झाग के रूप में उभर कर पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट दिल्ली में ऐसे मामलों पर कड़े कदम उठाने की अपील कर चुके हैं। मार्च में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया था कि गंभीर जल संकट पर काबू पाने के लिए जल बोर्ड ने यमुना नदी में अनुपचारित प्रदूषकों को बहने से तुरंत रोकने के प्रयास किए। राघव चड्ढा ने यमुना में बढ़ते अमोनिया के मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। आईएमए ने देश को तीसरी लहर के लिए आगाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें गाजीपुर मंडी की आपको दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से लोग कोरोना की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें गाजीपुर मंडी की हैं, जहां आज सुबह मंडी में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान हैरानी वाली बात तो ये रही कि मंडी पहुंचे कुछ लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था, और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे हवाई वस्तुओं को उड़ानों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। अधिकारियों ने कहा है कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायुसेना स्टेशन में 27 जून को लगातार 2 विस्फोट हुए थे। अपनी तरह के पहले हमले में एक ड्रोन ने जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 2 बम गिराए, जिससे 2 कर्मियों को मामूली चोटें भी आई। दिल्ली पुलिस के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ अपराधी असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान या फिर ड्रोन, हॉट एयर बैलून, क्वाड कॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा फैसला लिया है। पुलिस प्रमुख ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अयोध्या की कोतवाली नगर क्षेत्र में नाका स्थित आबकारी भवन के बगल में रखी गई हनुमान जी और दुर्गा जी की मूर्ति खंडित कर दी गई है। मूर्ति खंडित होने की सूचना के बाद नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही नई मूर्ति रखकर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। उन्होंने कहा कि मांग की बरसात और धूप से बचने के लिए मूर्ति के ऊपर शेड का निर्माण भी कराया जाए। दरअसल यह मूर्ति आबकारी भवन के बगल रखी गई थी, जिसमें तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी ए.के. जैन ने मूर्ति हटवा दी थी, जिसके बाद नाराज हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और दोबारा मूर्ति रखवा दी गई थी, जिसे आज रात में खंडित कर दी गई। एक बार और 2013 में यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसके जो है यहाँ के जैन थे अधिकारी आबकारी के, उन्होंने खंडित किया था अपने हाथ से। FIR भी दर्ज हुआ था। लेकिन आज नाका हनुमानगढ़ी पुजारी जब आए यहाँ सुबह 10 बजे पूजा करने, तो देखा दुर्गा जी का बायां हाथ दोनों और हनुमान जी का मुंह किसी ने तोड़ दिया। उन लोगों ने देखा तो है नहीं, तो इसके लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। नगर कोतवाल है, चौकी इंचार्ज महोदय है, SSP महोदय से बात हुई, तो ऐसी स्थिति में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ साथ जो है एक अस्थायी व्यवस्था बन जाए कि जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है धूप है, बरसात है, इसको देखते हुए एक एप्लीकेशन कल या आज में जिलाधिकारी महोदय को देंगे कि जिससे मूर्ति का संरक्षण हो जाए और पुनः प्रतिष्ठा के साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पर एक पुलिस की तैनाती हो, आसपास में पेट्रोलिंग हो पुलिस की, जैसे चीता मोबाइल है और 112 डायल 100 है और स्थानीय पुलिस है, थोड़ी सुरक्षा देखें जैसे कि किसी प्रकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख सहित अन्य शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची विधानसभा सचिवालय तैयार कर रहा है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों की यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उनकी अपेक्षा रहेगी कि इनका इस्तेमाल कार्रवाई के दौरान न करें। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया है कि लोकसभा सचिवालय सहित अन्य विधानसभाओं में ऐसे शब्दों की सूची बुलाई है और जिनका उपयोग नहीं करने की अपेक्षा सदस्यों से की गई है। इसके साथ साथ सदन की कार्यवाही के दौरान जिन शब्दों का समय समय पर विलोपित किया गया है, उन्हें शामिल करते हुए मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है और कोशिश यही है कि विधानसभा सत्र के पहले यह सदस्यों को वितरित कर दी जाए। बताया जा रहा है कि इसमें नालायक, बेवकूफ सहित अन्य शब्दों को भी शामिल किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश संजीत खारी घायल किया है और जिसे पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संजीत पर 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिले में टॉप 10 बदमाश में से एक है। पहले आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और टॉनिक सिटी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एक संजीत खारी नामक बदमाश है जो कि 25,000 का इनामी भी है और ये ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। खानपुर जप्ती गांव है इसका। ये यहाँ पर पंथला निठौरा के जंगलों के पास रोड पर, मेन रोड पर चेकिंग जब चल रही थी तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान इसने जब इसके पास से तमंचा मिला चेकिंग के दौरान तो एकदम से तेज़ी से ये भागा और अपनी बाइक से, तो पुलिस जब इसके पीछे लगी तो उसने फायर किया पुलिस के ऊपर और जवाबी फायर में इसके पैर पे गोली लगी है और काफ़ी शातिर क्रिमिनल है। इस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कि अभी 4-5 मुकदमों में जो लूट के थे, बाकी हम और भी दिखवा रहे हैं, लूट के मुकदमों में ये वांछित था। इसके साथ एक अन्य बदमाश था जो कि अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही जल्दी हम उसको भी तलाश कर लेंगे और बाकी इसमें यह है बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। ये संयुक्त कार्रवाई थी थाना लोनी, ट्रोनिका और ग्रामीण एसओजी के द्वारा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी। तो इस तरह राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की क्या जरूरत है। इसे लेकर अब कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि यह कानून अंग्रेजों का था जो भारतीयों पर इसे इस्तेमाल करते थे। अब इस कानून को भारतीयों पर लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे और हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो एक मास मूवमेंट बन चुकी थी, तो अंग्रेज़ों ने यह कानून लाया था ताकि वो लोगों की जो ये मूवमेंट है, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, हाँ, उनको इस कानून के द्वारा उनकी बातचीत, उनको बोलना बंद किया जाए उनका। तो कानून का कॉलोनियल ईरा का बनाया हुआ ये कानून है और उसका तब भी दुरुपयोग होता था और महात्मा गांधी के ऊपर दुरुपयोग हुआ, बाकी भी हमारे कई लीडर्स के ऊपर हुआ और फिर कोर्ट में फैसले भी होते थे। अब वही कानून आज के दिन हमारे अपने लोगों के खिलाफ अगर कानून का इस्तेमाल किया जाए तो हम स्वतंत्र भारत हो गए। इस स्वतंत्रता में इस कानून की कोई ज़रूरत है ही नहीं और ऐसे कई कानून हैं हमारे देश में। अगर कोई ऐसे बगावत करता है, देश को खतरे में डालता है, तो हमारे पास कई कानून हैं जिसके आधार पे हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कानून छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ये कानून ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ये कानून जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, एकेडमिक्स के खिलाफ इस्तेमाल करोगे और ख़ास तौर में प्रदेशों में जिस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि वही भारत जो आज स्वतंत्र है वो इस कानून के आधार पे लोगों की बोलती बंद कर रहा है, इस कानून के आधार पे लोगों को साइलेंस कर रहा है। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज कही कि वो चिंतित हैं, इस बात से चिंतित हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और हो रहा भी है। तो ये बात तो मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है, मैंने तो इस पे लिखा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।